हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बिस्ट एकेडमी। और हम लोगों की मिशन कलेक्टर सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, सरकारी नौकरी के लिए अखबार कैसे पढ़ें। तो देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारी प्रिपरेशन की लाइफलाइन होती है वो न्यूज़पेपर्स होती है। अगर आप लोगों ने अखबार को पढ़ना सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपने 90% जंग के ऊपर तो काफ़ी कब्ज़ा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं कि नौकरी अगर पानी है आपको, चाहे वो कलेक्टर की हो, चाहे वो एक पियून की ही क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको अखबार ज़रूर पढ़ना आना चाहिए। अब अखबार पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, क्योंकि भाई अखबार मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आयोग के अध्यक्ष होते हैं या जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स होते हैं, तो वो किताबें पढ़ करके आपके क्वेश्चन अब नहीं बनाते हैं। जनरली जो हमारे आसपास समसामयिक घटनाएं घट रही हैं, वहीं से वो उठा करके कुछ ना कुछ प्रश्नों को निकालते हैं और उन्हीं से रिलेट करके किताबों को जोड़ करके प्रश्नों को तैयार करते हैं। तो आपके आसपास जितने भी ये समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखना चाहेंगे आज की न्यूज़ में। ये आज और कल दो दिनों की मैंने न्यूज़ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए करी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें तो आपको जो अखबार पढ़ना है, उस अखबार में सबसे जो पहला पेज होता है, फ्रंट पेज, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। किताब जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से अखबार को पढ़ना है। और उस फ्रंट पेज में जो नेशनल न्यूज़ आई हुई होती हैं उस पर्टिकुलर डे की, उन पे फोकस करना है। और देखिए, आपको उन समाचारों के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाना है जिसका कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्व हो। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा न्यूज़ परीक्षा की दृष्टि से महत्व का है? तो ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आएगा, लेकिन अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से शुरुआत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी आगे चल कर के परेशानी आएगी। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक नेशनल न्यूज़ निकली, किसानों उद्यमियों को बड़ा सहारा जो सरकार की तरफ से मिल रहा है। सरकार ने क्या किया है, एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर। तो जो एमएसएमई सेक्टर, अब देखिए इसमें एक पहली बात कि ये एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज जो होते हैं वो सेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर, अब ये कैबिनेट क्या होता है। फिर उसके बाद जो 14 खरीफ फसल हैं उनका एमएसपी बढ़ा, एमएसपी क्या होता है। तो देखिए, एक छोटी सी न्यूज़ में ही आपके पास इतनी सारी ये यहाँ पे बातें निकल करके आ रही हैं। तो एक न्यूज़ से आपको इतने सारे नए नए टर्म्स पता चल रहे हैं और आप इन टर्म्स को जैसे जैसे खोजते चले जाएंगे तो इन द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम, आगे आने वाले समय में आपको जो भी न्यूज़ होंगी वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो भी आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। आपको पुराने न्यूज़ पे नहीं देखना है, जो न्यूज़ अब आ रही हैं आप वहाँ से शुरू करिए। और अगर आप पहले से वेटरन प्लेयर हैं या आपने कुछ तैयारी कर रखी है तो भी आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखिए, आपके पास इसमें बहुत सारी कुछ बातें थी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे और इस न्यूज़ में जो भी बातें लिखी हुई हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट शब्द होंगे उनको देखिएगा आप कि वो परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। तो हर एक पर्टिकुलर शब्द पर आप फोकस्ड होकर के क्वेश्चन पूछिए कि इसका क्या मतलब होता है, क्या, व्हाट इज़ दिस। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर ये क्या है, इसको कैसे निर्धारण किया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कैबिनेट क्या होता है, 14 खरीफ फसल क्या होती है, 14 फसलों को ही क्यों कहा गया है, कौन डिसाइड करता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ मैंने आपको कल भी बताया था कि दोनों ही आपको पढ़नी है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें सरकार ने हमारे पास ये 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी यहाँ पर बढ़ी हुई दी हुई है। तो अब समझते हैं कि हमारे पास न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी क्या होता है। तो एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। कहने का मतलब है कि किसान ने अगर 100 रुपये में कोई भी अनाज उगाया, गेहूँ चावल वगैरह जो भी उसने उगाया, और अगर वो जो गेहूँ उसने उगाया है, रबी की जो फसल है मान लीजिए गेहूँ, तो उसको अगर 100 रुपये से कम में बाज़ार में उसकी बिक्री हो रही है तो सरकार किसान से बोलती है कि तुम उसे 100 रुपये में मत बेचना, हम तुमसे वो 110 रुपये में ले लेंगे क्योंकि हमने उसकी एमएसपी 110 रुपये निर्धारित कर दी है। इसको बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये किसान को एक तरीके का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जब बाज़ार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो
तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। और इसके लिए याद रखिए, आपकी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको हम लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इसी तरीके से अब अगर आप देखें कि इसको निर्धारित कौन करता है, जो हमारी एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको किसान तो निर्धारित करेंगे नहीं, है ना। तो इसको निर्धारण करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कह सकते हैं अच्छा प्रश्न यहाँ से आयोग बनाते हैं कि CACP क्या है या ये MSP कौन निर्धारित करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आपको हमेशा ही कोई भी स्कीम वगैरह कोई भी डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है तो आपको याद रखना है कि वो किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च करी और वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है, यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था और इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। कभी ये 22 हो जाता है, कभी ये 24 रहता है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि अभी इस समय क्या है। फिर इसी तरीके से गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो फेयर प्राइसेस एक कमेटी होती है, तो वो हमारे पास गन्ने के मूल्य का निर्धारण करती है। फिर इसी तरीके से इसकी अंग्रेजी में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ही ये चीज़ें आती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़, केरल में झमाझम, देश भर में पहुँचेगा समय से मानसून। कहने का मतलब है कि मानसून शुरू हो गए हैं। अब इसमें देखिए समझने वाली बात कि मानसून क्या होता है, आपका ये प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए। केरल में ही सबसे पहले क्यों आ रहा है, आपका ये प्रश्न होना चाहिए। केरल कहाँ पर है, केरल की राजधानी क्या है, ये सारी बातें भी आपको माइंड में होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो मानसूनी बादल अपने निर्धारित समय से 1 जून को केरल पहुँच गए हैं। कहने का मतलब है कि जो मानसून हमारे केरल तट पर आते हैं वो 1 जून को पहुँच जाते हैं। भारतीय मौसम विभाग, तो भारतीय मौसम विभाग ने देश के अन्य हिस्सों में भी इस सीजन में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल पर दस्तक दी है। दक्षिण पश्चिम क्या होता है, आपको पता है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है, जो कि ईस्ट मतलब कि पूर्व और साउथ दक्षिण के बीच में है, इसको हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ऐसे ही ये वेस्ट है, वेस्ट और साउथ के बीच की ये जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं से आता है इस तरीके से। तो ये आपका प्यारा भारत देश यहाँ पे रहेगा और यहाँ से ये मानसून हमारा आते हैं। तो जब यहाँ से मानसून आएंगे तो सबसे पहले आपका केरल पड़ता है और केरल पर ही हमारे पास सबसे पहले बारिश होती है 1 जून को। तो 1 जून को केरल में यह मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहने वाला मानसून बारिश का वितरण इस बार बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ऐसा निर्धारण, ऐसा अनुमान भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है, मौसम विभाग ने लगाया है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोझिकोड, जो न्यूज़ में बात आई है कोझिकोड, तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, कोझिकोड कहाँ पर है, तो कोझिकोड केरल में है भाई। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में इतने सारे राज्य हैं, उनके इतने सारे शहर हैं, यही शहर क्यों पूछा गया एग्ज़ाम में, क्योंकि ये शहर न्यूज़ में था और जो चीज़ न्यूज़ में है वो पूछी जाएगी आपसे, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी भी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आयोग के अध्यक्ष भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, आयोग के जो मेंबर्स हैं वो भी न्यूज़ पढ़ते होंगे। तो इतने सारे शहरों में, इतने सारे इलाकों में, जगहों से कोझिकोड ही क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ये न्यूज़ में आया था और न्यूज़ में आया था, क्वेश्चन बन गया वहाँ से। मौसम को देखकर रेड अलर्ट का मतलब है कि संबंधित जिले में जोरदार बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस न्यूज़ का इतना मतलब हो गया, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब सोचने वाली बात क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होते हैं, इसके बारे में आपको न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए
कि हमारे साउथ वेस्ट मानसून कैसे आते हैं। तो इसके लिए आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल अगर आपको वो नहीं पता है तो आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि मानसून सबसे पहले 1 जून को केरल तट पर आता है, और ये मानसून की यहाँ पे आपको ट्रेजेक्ट्री दी गई है। और आपको पता है कि मानसून 1 जून को ये इस तरीके से केरल तट पर पहुँचा और ये ऐसे चलता है। 5 जून के आसपास ये इस तरीके से पहुंचता है। 10 जून की ट्रेजेक्ट्री, 15 जून, 20 जून। तो जैसे जैसे हम लोग ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब मानसून मनाने के अपने अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मानसून वगैरह मनाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से मानसून को मनाता है। मानसून में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं श्रम कानूनों में। अब देखिए, अब आपका जो नेक्स्ट पेज मैंने बताया फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा पेज हमारा इंपॉर्टेंट होता है, अंदर पे बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं याद करना है कि किस गली में किस कुत्ते ने किसको काट लिया, या कहाँ पे किसने किसका सर फोड़ दिया, या किसने किसी का मर्डर कर दिया, या किसके घर में चोरी हो गई, डाका पड़ गया, शाहरुख खान कहाँ पे अपनी बीवी के साथ घूम रहे हैं। तो इन तरीके की न्यूज़ पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको देखना है नेशनल इम्पोर्टेंस, आपके परीक्षा उपयोगी, आपकी परीक्षा में क्या उस न्यूज़ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज आपने देखना है अंदर चल करके, वो है आपका एडिटोरियल, संपादकीय। संपादकीय आपको बिल्कुल मन से करना है, बहुत अच्छे से। अब जैसे कि यहाँ पे एक ये संपादकीय निकला है, श्रम कानूनों में सुधार की दिशा। तो देश में जो बहुत ही ज्वलंत समस्याएं हो रही होती हैं, या जो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर जो चर्चाएं होती हैं, उन्हीं से संबंधित होती है हमारी संपादकीय, मतलब कि एडिटोरियल। ये बिल्कुल बीच के पन्ने पे होता है, और बहुत बड़ा सा इसमें एक आर्टिकल कोई भी एक पर्टिकुलर ऑथर, एक पर्टिकुलर राइटर, या कोई टीम या कोई संस्था उसको लिखती है। तो उसमें बहुत ही इंसाइटफुल पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि आप अपने निबंध की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स पास करके मेंस स्टेज में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके के पॉइंट्स की आवश्यकता रहती है। तो धीरे धीरे आपको ये पॉइंट्स भी, मतलब कि कैसे ऐसे लिखा जाए, तो निबंध कैसे लिखा जाए, आंसर्स कैसे लिखने हैं, उनकी भी यहाँ से हिंट मिलती चली जाएगी। अब देखिए, इस जैसे इसमें आपके पास श्रम कानूनों से संबंधित कुछ बातें की गई हैं। तो एक बात यहाँ पे आई, कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर था। अब यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि औद्योगिक विवाद क्या चीज़ होता है, औद्योगिक विवाद कानून क्या चीज़ है। फिर इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे और भी बातें हैं, एनर्जी ऑडिट क्या चीज़ होता है, श्रम ऑडिट क्या चीज़ है। तो आपको इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ना है, और जो चीज़ें हैं उनको नोट करते जाना है, या उनको गूगल से सर्च करके अपने नोट्स बनाने हैं। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई वीडियो आपको इस तरीके की मिल जाएगी जो नोट्स पके पकाए आपको बना करके दे दें, तो अच्छी बात है, नौकरी भी वही लोग ले लेंगे, फिर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई पटकथा, गंगा की गोद में अश्वगंधा। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हमने संपादकीय देखा, संपादकीय के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको स्टडी किया। उसी तरीके से अब हम लोगों के पास जो राष्ट्रीय परिदृश्य एक पेज होता है, नेशनल न्यूज़ जो होती हैं, या हमारे पास कुछ ऐसी स्थानीय खबरें भी होती हैं जिसका कि इम्पोर्टेंस पूरे नेशन के लिए है। तो उसी में एक न्यूज़ आपके पास ये आती है, बिहार में बक्सर से भागलपुर तक 450 किलोमीटर के लंबे गंगा के तट पर क्या बनाया गया है। यहाँ पे हमारे पास एक ये इस तरीके का फार्म, एक गार्डन बनाया जा रहा है, औषधीय पौधे इस पे लगाए जाएंगे गंगा किनारे, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पौधा है वो है अश्वगंधा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर नालंदा। देखिए, इस संस्था की बात यहाँ पे आई है। कल को यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। निम्नलिखित में से पान अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है, इस्लामपुर, बहरामपुर, भागलपुर। तो ये आपको सीधे से आपको इस्लामपुर नालंदा टिक करना आना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न बन गया। इसी तरीके से दूसरा एक यहाँ पे आर्टिकल है, गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के 1200 एकड़ जमीन शीघ्र। अब इसमें देखिए, एक यूपीडा की बात हुई है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसी तरीके से दूसरा एक आया है,
गीडा, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ भी चुका है ना, कि गीडा क्या है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा, व्हाट इज गीडा, GIDA। तो ये आपका गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 दिन में महाराष्ट्र व गुजरात के तटों से टकराएगा तूफान निसर्ग। अब ये आपकी न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे रेगुलर, इससे पहले आपने एक न्यूज़ देखी होगी एम्फेन। तो ये आपका प्यारा भारत देश है, और इस भारत देश का ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का एरिया, और ये हमारा अरेबियन सागर है, अरेबियन सी। तो अभी बे ऑफ बंगाल की तरफ में हमारा एक तूफ़ान आया था जिसको कि हम लोग एम्फेन नाम दिए थे, और अब हमारे पास लगभग 1 सेंचुरी में, 100 सालों में पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि 2020 में कोरोना भी आ गया, और इस तरीके से कुछ घटनाएं भी हो रही हैं कि दिल्ली में भूकंप भी आ रहा है, अरेबियन सी में तूफ़ान भी चला आ रहा है। कुल मिलाकर के ईश्वर ने ये ठान लिया है कि निपटा करके ही मानेंगे। अब देखिए, अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे जो साइक्लोन होता है, जो भी हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो हमारे चक्रवात होते हैं, वो कैसे बनते हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो कम दबाव के क्षेत्र में अगले 2 दिनों में चक्रवात शुरू होगा। अब देखिए, आप सोचेंगे कि भाई हमने तो पढ़ा नहीं है कि मानसून की कैसे मैकेनिज़्म होती है, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र में। अगर आपने सिर्फ इतना भी ध्यान दे दिया कि चक्रवात कम दबाव के क्षेत्र में बनते हैं या ज़्यादा, तो कम दबाव के क्षेत्र में अगले 2 दिनों में चक्रवात शुरू होगा, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो तूफ़ान है हमारा निसर्ग, ये हमारा इस पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर आ रहा है, और जब आएगा तो गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराएगा। अब इसमें एक आपको बात याद रखनी है, NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये हमारी। NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारी। तो ये हमारे पास इसकी 10 टीमें यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। तो आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, NDRF की एक टीम में 45 सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 685 भारतीय को लेकर जलाश कोलंबो से स्वदेश रवाना। देखिए क्या है, INS जलाश, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कौन सा INS, विक्रांत, जलाश, सूर्यकांत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि कोलंबो से भारतीयों को लेकर के आया था। और इस मिशन का नाम क्या था, समुद्र सेतु अभियान। समुद्र सेतु अभियान के दूसरे चरण में श्रीलंका से इसको लेकर के आए थे, वंदे भारत मिशन के तहत। तो ये सब चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इस मिशन के लिए कमांडर गौरव दुर्गपाल इसके हेड रहे थे। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो आपकी अमेरिका में आजकल चल रहा है, जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत व्यक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमेरिका में मिनियापोलिस में पुलिस ऑफिसर ने लगभग 8-9 मिनट तक एक अश्वेत व्यक्ति, जो कि उसने कुछ अपराध किया था, उसके गर्दन पे अपना पैर रख दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि श्वेत अश्वेत, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा चलती है, उसी तरीके से अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है श्वेत और अश्वेत के बीच में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं अमेरिका में इस समय क्राइसिस के दौर चल रहा है। वैसे ही वहाँ कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो गई है, और उसके बाद अब ये वहाँ पे हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। तो आपको फ़िलहाल इस व्यक्ति का नाम याद रखना है कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी इसमें, और इसी से ये वायलेंस वहाँ पे शुरू हुआ है। हिमालय के बिच्छू से तैयार होगा कपड़ा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकली है कि हमारा जो बिच्छू है, बिच्छू का अंतर शिशुण, आप उत्तराखंड अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पे एक पौधा होता है लोकल जिसको हम लोग शिशुण बोलते हैं, इस तरीके का दिखाई पड़ता है। नेटल लीफ इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी रिसर्च करी और ये पता लगाया कि जो बिच्छू से टेक्सटाइल
जो क्लोथ बनेंगे वो काफ़ी मतलब गर्मी में ठंडा रखने के काम करेगा और ठंड में गर्म रखने का काम करेगा। तो इस तरीके के इसके रेशे यूज़ किए जा सकते हैं। ये बिच्छू बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। आपको अगर गठिया या सर दर्द या इस तरीके की कुछ परेशानियां होती हैं शरीर में, तो इसको आप यूज़ करिए, तो ये बहुत ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होता है। और इसका उपयोग बहुत ही शानदार हमारे पहाड़ में होता है कि ये बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनके भेलों में इसको झप झप लगाया जाता है। बहुत मतलब कि ज़बरदस्त चीज़ होती है, अगर आप कहीं पे भी लगा दें तो एकदम झनझनाने लगता है, तो बहुत ही मतलब आनंद टाइप का आता है। और वहाँ पे लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ कहना है कि पढ़ो नहीं तो तुम्हारे भेल में भी बिच्छू लगाएंगे, तो बच्चा खुद ही से पढ़ना शुरू कर देता है। तो फिलहाल ये अभी बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई है। तो आपको याद रखना है नेटल लीफ के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम आदि पाया जाता है। IIT मंडी हिमाचल प्रदेश ने ये शोध करी है। फिर इसके बाद देखिए एक लोकल न्यूज़ जो कि आपकी यूपी PCS में स्पेशली पूछी जा सकती है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, एक ही न्यूज़ यहाँ पे बनती है, ये जो कानपुर एक्सप्रेस लखनऊ वे है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है। ग्रीन फील्ड, तो ग्रीन फील्ड क्या होता है, कहीं पे भी कोई नई चीज़ जब बिल्कुल बनती है तो वो ग्रीन फील्ड कहलाती है। और किसी पुराने स्ट्रक्चर को अगर रिनोवेशन किया जाए, रेनोवेशन उसका किया जाए, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। तो ये एक न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें 63 किलोमीटर 63 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा जो लखनऊ से कानपुर को जोड़ेगा। तो पिपरसंड से उन्नाव कानपुर की सीमा तक। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। फिर ये निसर्ग के बारे में ही न्यूज़ है। बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। कैसे हम लोग वर्ष 2000 से तूफ़ानों का नाम दिया जाने लगा कि 2000 में हुई थी। और इसमें जो ये गठित पैनल होता है नाम देने का, कभी आप एम्फेन बोलते हो, कभी आप निसर्ग बोलते हो, कभी आप हैटी बोल रहे हो, तो अलग अलग तरीके के हमारे पास तूफ़ान आते रहते हैं, चक्रवात आते रहते हैं, उनका जो नामकरण है वो इस तरीके से होता है। और उस पैनल के जो सागर के किनारे जो देश बसे हैं, तो दोस्तों आपको ये देश याद रखने हैं। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन इसमें शामिल हैं। ये जो देश हैं, ये देश आपके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो सागर, ये नहीं कि अमेरिका में आप चले जाएं और वहाँ पे कहें कि सारगोसा सी से कोई तूफ़ान उठ रहा है तो उसका नाम भारत रखेगा, नहीं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, अरेबियन सी, उसके आसपास के जो ये छिछले देश हैं उस रीजन में, वही इन तूफ़ानों का नाम वहाँ पे रखते हैं। तो ये टोटल 13 देश मिलकर बंगाल की खाड़ी और अरब में उठने वाले तूफ़ान के नाम रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितने देश, तो 13 देश। और ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा देश तूफ़ान का नाम रखने में, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफ़ान आते हैं उनका नाम रखने में शामिल नहीं है। तो आप ये याद रखिए लगभग लगभग। तो आप जो ऑड वन आउट करने वाला होता है कि ये देश शामिल नहीं है, वो आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी कुछ आर्थिक इकोनॉमिक्स, अब आपका एक अर्थ जगत का पेज होता है। उस अर्थ जगत के पेज को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होती है ना। तो इकोनॉमिक्स अगर किसी देश की अच्छी है तो उसका सब चीज़ अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस डाउनग्रेड कर दिया है भारत की एजेंसी, भारत की जो रेटिंग है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए BAA3 से BAA2 और बोल दिया है कि ये निगेटिव है। अब देखिए ये जो रेटिंग हमको यहाँ पे दी है इन्होंने, ये लगभग आप मतलब ये मानिए कि लगभग 2 दशक के बाद, तो 20 सालों बाद ऐसा भारत का आउटलुक यहाँ पे आया है। और ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब आप किसी नेशन को निगेटिव आउटलुक प्रोवाइड करते हैं, जब इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर ऐसा डिसाइड करती है, तो निश्चित तौर पे जो इन्वेस्टर होंगे वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या वो थोड़ा सा डर जाएंगे, सहम जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है। BAA3 से BAA2 हमारी रेटिंग को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। फिर इस तरीके से अब आप कहेंगे ये रेटिंग एजेंसी क्या होता है, व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या है क्रेडिट रेटिंग? किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति आदि के कर्ज लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होता है, कि उसको कर्ज देना
खतरनाक तो नहीं है, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा रिटर्न कैसे होगा, या हम किसी इकोनॉमी में अपना पैसा लगाएंगे तो उससे हमको क्या वहाँ पे इनकम जनरेट होगी। तो इस तरीके से अगर भारत में देखें तो भारत में हमारे पास 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ काम कर रही हैं, क्रिसिल, इक्रा, केयर और डीसीआर इंडिया। ये 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं हमारी जो भारत में कार्य करती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज़ एंड फिंच। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको किसने दिया है ये रेटिंग, मूडी ने। और ऊपर देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, और रेटिंग जो एजेंसीज थी S&P और फिंच, उन्होंने भी हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। तो ये हमारे पास 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज होती हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसकी नींव 1860 में हेनरी पुअर ने रखी थी, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। क्यों पूछेगा ये क्वेश्चन? अरे भाई, न्यूज़ इतनी ज़बरदस्त आई हुई है कि 2 दशक में इस तरीके से भारत की रेटिंग घटी है, तो अपने आप ही ये चर्चा का विषय हो गया है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मूडीज़ की स्थापना 1909 में जॉन मूडी ने करी थी, और उसके बाद तीसरे नंबर की एजेंसी फिच। तो रेटिंग व्यवसाय का करीब 40% कारोबार स्टैंडर्ड पुअर और मूडीज़ के कब्जे में है। फिर एक और ताज़ा खबर आपके लिए, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कौन सी? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आप देखेंगे, with 8 institutes in the top 800, India is the third most represented country in the Times Higher Education एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये कौन रेट करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। और इसमें इंडिया का जो पहला इंस्टीट्यूट आया है सबसे ऊपर, वो है IISc बेंगलोर, और इसकी रैंक 36 है। तो देखिए, आपसे ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन। और उसमें इंडिया के किस संस्थान को कौन सी रैंक मिली है? तो IISc बेंगलोर को 36 रैंक मिली है एशिया में। और अगर आप देखें तो टॉप 10 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जो हमारी एशिया की कहेंगे, उनमें हमारे पास चीन की सिंहुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, देखिए चीन की हैं सब, नेशनल यूनिवर्सिटी। तो जिस देश की यूनिवर्सिटीज़ इतने आगे रहेंगी, वही देश तो बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर सस्ते में उपलब्ध कराएंगे। अपना देश क्या करेगा? अपना देश ये करेगा कि चीन टिकटॉक बनाएगा और हम टिकटॉक को डिलीट करेंगे, और जब देशभक्ति की भावना आएगी, टिकटॉक को इंस्टॉल करेंगे, मज़ा लेंगे, और जब देशभक्ति की भावना आएगी तो टिकटॉक को डिलीट कर देंगे और बोलेंगे हमने चीन के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया टिकटॉक डिलीट करके। या चीन का कैम स्कैनर डिलीट करके हम बोलेंगे कि हमने चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचा दी। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी और चीन की यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और चीन के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो। तो जहाँ पे पढ़ाई ज़बरदस्त होगी, वहाँ पे रिसर्च ज़बरदस्त होगी, वहाँ की चीज़ें और बढ़िया बेहतरीन बनेंगी, और वो देश विकास करेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये समझ में आया होगा। तो अब आप लोग इसी तरीके से न्यूज़पेपर को रीड करिएगा। तो मैं डेली इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो भी आपको बताऊंगा, और अच्छे से इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आज आपको सिर्फ एक ये आउटलुक दिया कि ऐसे आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है, और ख़ुद से पढ़ना है। मत डिपेंड हुए किसी भी वीडियो के ऊपर, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि अंत में आपकी अपनी मेहनत आपके साथ जाएगी। किसी के बनाए हुए नोट्स आपको मदद ज़रूर कर देंगे, लेकिन आपको सफलता के शिखर तक या अंतिम सफलता आपकी स्वयं की ही मेहनत पहुंचाएगी। तो मेहनत करना शुरू करो, और आगे देखते हैं क्या होता है। और वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो वो जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबाएं। लाइक आप जितना दबाएंगे, मतलब एक ही बार दबाना है, 2 बार दबाने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक बार दबाइए लाइक को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना लाइक और शेयर होगा उतना ये आगे लोगों तक पहुँचेगा। ज्ञान को फैलाना ही हमारा मेन मकसद है। और वो जो बगल में घंटा दबा हुआ है, लगा हुआ है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि घंटा दबाएंगे तो आपको सही समय पे नोटिफिकेशन आएगी कि वीडियो कब रिलीज़ हो गया। तो पढ़ते रहिए, कोई घबराने की बात नहीं। बहुत छोटी सी परीक्षा है, कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कहीं भी
इन तरीके के आयोग की परीक्षाओं को क्रैक करना। कोरोना के बाद लगातार एग्ज़ाम होंगे, इतने एग्ज़ाम होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि अब एग्ज़ाम ना हो। तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखिए और इस टाइम का पूरा यूज़ करिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।